Generally, whenever we are talking about the marks of students, population of a country, population of a state, education of a state, health care position of a state, number of students right now in the class, these all are comes under the statistics. But statistics is always discussed in the two sense, singular sense and the plural sense. If you are talking about the height of a student, it is not a statistics, it's just an information. But if you talk about the height of the student of 40 peoples, 20 peoples, 5 peoples, it is called as a statistics because you can compare the heights of each and every students. So if the data is not comparable, if it is a single data, it cannot be said to be the statistics. It's only a number, it's only a data. So in your board also there is a number of information which I have carried from the number of resources, and this slide has been prepared right now before 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes before I have prepared these slides for you. Means there is a very old logic behind the statistics. In the earlier, when we talk about the history, there was a lot of kings was there, Akbar, Birbal, Jahangir, है ना. There is a number of empire schemes, Gupta's empire, Chola's empire. They also do the statistics because they should also record some data. What are the population of their state, number of males, number of females, and the reason is because they have to measure how much man powers are they have. राजा लोगों को क्या चाहिए पहले टाइम पे, उनको ये पता होना चाहिए लड़ने के लिए कितने आदमी हैं हमारे पास. सो दे हैव टू काउंट द पीपल्स, कितने लोग हैं जो हमारे साथ युद्ध लड़ सकते हैं. ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा स्टेट हमारा पावरफुल रहेगा. दूसरा एक और चीज़ उनको चेक करनी पड़ती थी कि हमारे पास जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे लोगों से, कितने लोगों से टैक्स कलेक्ट होगा, इसीलिए भी वो इंफॉर्मेशन आपके पास रखते थे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अर्लियर सेंस की बात की जाए तो वो आपके पास बोर्ड पे काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, फ्रेंच वर्ड से बना है, ब्रिटेन वर्ड से बना है, ये वो वगैरह वगैरह. बट ऑल द मीनिंग, ऑल दीज मीनिंग हैव, ऑल दी वर्ड हैव द सेम मीनिंग्स, दैट इज स्टेट ऑफ कैपिटल. ठीक है ना. मतलब आपको जो स्टेट है और उसके अंदर जो आपकी कैपिटल है, स्टेट में कितने लोग हैं, आपकी कैपिटल जो रहेगी, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा पाटलिपुत्र वगैरह दी, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, है ना. आपकी कॉमर्शियल कैपिटल कुछ और थी हमारी, फिर उसके बाद कुछ और कैपिटल थी, अलग अलग स्टेट, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे. आपने पढ़ा है ना, हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है. कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यदि कर रहे होंगे, है ना. सो देयर वर मोर देन 600 प्रिंसली स्टेट बिफोर द इंडिपेंडेंस, एंड ईच स्टेट हैव देयर ओन किंग्स. और अलग अलग स्टेट की अलग अलग राजधानी भी हुआ करती थी. बट फॉर दैट पर्पस दे हैव टू कलेक्ट द डेटा, कितना हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ से इंपोर्ट करना है, कहाँ से एक्सपोर्ट करना है, राज्य को बढ़ाना कैसे है. सो अल्टीमेटली द मीनिंग ऑफ स्टेट वाज स्टेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैटिस्टिक्स. स्टेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना. So you can see that the subject of statistics as is to be not a new discipline, but it is also old as human existence. आपका जो statistics है सिर्फ नया सब्जेक्ट नहीं है. जब से हमारा इन्वॉल्व हुआ है, जब से हमारा इवॉल्व हुआ है, तब से हमारी ह्यूमन सोसाइटी बनी है, तब से स्टैटिस्टिक्स को ट्रेस किया जा सकता है. ठीक है ना. मैंने अभी बताया आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, अर्थ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जहां से आप जितने पीछे आप चले जाओगे उतना स्टैटिस्टिक्स आप पकड़ सकते हो. बिकॉज स्टैटिस्टिक्स मीन्स गैदरिंग द इंफॉर्मेशन. आसपास हमारे है क्या, हमारे पास इवन इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, हाउ मेनी रिसोर्सेज आर लेफ्ट ऑन द अर्थ, दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स. नंबर ऑफ पीपल जो कोविड से अफेक्टेड हुए,
नहीं हुए, क्यों हुए, कितनी डेथ हुई, कितने बचे हैं, दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अलावा एक और आप अभी बात करेंगे जिसको बोला जाता है सर्वे। सर्वे के बाद और भी अभी वर्ड्स आने वाले हैं थोड़े से, मैं आपको मतलब धीरे धीरे आपको काउंट कराते जाऊंगा। एक वर्ड आपको आएगा सैंपल, एक आपको वर्ड आएगा सेंसस। द सेंसस मीन्स द ईच एंड एवरी पॉपुलेशन, each and every member of the population. For example, if the India have 140 crore people, then information of each and every 140 crore is called as the census. Right now this class is attendance of 30 people. So if I am asking the question to each and every 30 people, this is called as the census. But from the 30 people, if I take only 5 people to know the knowledge of the class, for example कोई competition हुआ, पूरी क्लास को ना बुला के किन्हीं दो को बोला कि एमबीए फाइनेंस को 2 लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यदि वो लोग जीत गए कंपटीशन में तो क्या बोला जाएगा कि एमबीए फाइनेंस बहुत अच्छी क्लास है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों से भरी है, बिकॉज दे वॉन द चैंपियनशिप। दिस इज कॉल्ड एज अ सैंपल। 30 लोगों में से 2 लोग को निकालकर हमने फाइनेंस को जज कर लिया, अब भले ही 28 कैसे भी हो। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, कि आप हमेशा सारी सेंसस हर बार तो नहीं कर सकते ना। लेकिन जब ये अपन सैंपल की बात करते हैं, सैंपल का मतलब है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को उठाना और चेक करना, जो भी आप चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हो क्या रहा था, जैसे शुरुआत में जब कोविड के केसेस आए तो क्या किया गया, किसी भी रैंडमली आदमी को उठाया, रैंडमली तो नहीं लेकिन उन लोगों को तो एटलीस्ट उठाया जो ट्रेवल कर रहे थे, इस स्टेट से आ रहे उस स्टेट में जा रहे, तो बीच में क्या कर लिया, उनका सैंपल चेक कर लिया कि भाई है क्या नहीं है। तो हम ईच एंड एवरी वन को तो नहीं कर रहे थे ना चेक शुरुआत में, हम कुछ लोगों को देखकर ये देख रहे थे कि ये वाला एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। अब मान लो किसी जगह पर 200 लोग हैं किसी कॉलोनी में, और वहां से किसी रैंडमली 10 लोगों को उठा लिया और 10 ही के 10 पॉजिटिव निकले, तो आपका अजम्पशन क्या बन जाएगा कि पूरी सोसाइटी पॉजिटिव है, भले ही उसमें से 190 नेगेटिव हो। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन भी होती है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स सीम टू हैव डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका एंड स्टैटिस्टिक, और सबका मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेट। आपके स्टेट की कंडीशंस क्या है, आपके स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है, रोजगार कितना है, एजुकेशन क्या है, धन कितना है, टैक्स कितना लग रहा है। तो शुरुआत में हाँ जी, birth rate, death rate, each and every information about the state, and we can track this information from our ये आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्याज एम्पायर भी है, गुप्ताज एम्पायर भी है, उन्होंने अर्थशास्त्र की एक बुक भी लिखी थी कौटिल्य ने, आइन ए अकबरी, नीचे और भी लिखा हुआ आइन ए अकबरी जो बुक्स हैं, कई ऐसी बुक्स में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, टोडरमल जो थे एक, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था, पूरी बुक्स बनाई थी स्टेट के बारे में, कि हमारा स्टेट वर्क कैसे कर रहा है, आगे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट बेसिकली मैंने अभी आपको समझाया कि शुरुआत में मतलब पुराने टाइम पर स्टैटिस्टिक्स को क्यों यूज किया जाता था, या तो आपको एज या फिर जेंडर, पॉपुलेशन, आपको ये सब पता करने पड़ते थे। और क्यों एज पता करना, क्यों जेंडर पता करना, शुरुआत में मैंने अभी भी आपको बताया था कि पुराने टाइम पर जो किंग्स वगैरह होते थे वो सिर्फ इसलिए एज और जेंडर नहीं पता करते थे कि मेल्स हमारे पास कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, और उन मेल्स में भी कितने लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ एम्पायर्स का ही वो था, सत्ता की ही लड़ाई थी, सत्ता, आपको एम्पायर फैलाना है, एम्पायर फैलाना है तो आपको मैन पावर की जरूरत है, मैन पावर जो अटैक कर सके, क्लियर। उसमें भी बहुत सारी चीजें होती थी सोसाइटी में, वो फिर वर्ण व्यवस्था थी, चेक किया जाता था कौन किसके काम आ सकता है ना। कोई किला बना रहा है, कोई दीवारें बना रहा है, कोई अटैक कर रहा है, कोई दूसरे राज्य से सामान सब उठाकर अपने राज्य में लेकर आ रहा है ना। क्लैश ऑफ क्लेन किसी ने खेला है, क्लैश ऑफ क्लेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैश ऑफ क्लेन?
क्लीन के लिए लड़ना, ठीक है ना, अपने किले के लिए लड़ना। तो मेन ये पहले का उद्देश्य यही था। दूसरा उद्देश्य आपका ये था कि प्रॉपर्टी और वेल्थ चेक करना हमारी। यहाँ पर कंट्री जरूर लिखा है, लेकिन कंट्री को हम कभी कभार स्टेट बोलते हैं। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे या फिर कभी पढ़ा होगा, सो वी जनरली वी कॉल एज अ स्टेट, इंडिया एज अ स्टेट। क्लियर? आपने यदि फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल फर्स्ट, द इंडिया एज अ भारत, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट आर्टिकल इंडिया एज अ भारत, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। फिर प्रीएम्बल भी पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolves to constitute India into sovereign society democratic, these all characteristics come into the constitution। और कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिफाइन करता था कि कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी, वेल्थ, ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी अभी बना है, 1950 में आपको बनेगा। लेकिन पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते थे उनमें बेसिकली इन्हीं बातों पे देखा जाता था कि एज क्या है, एज क्या है, कौन कितना काम करेगा, कैसा क्या सिस्टम रहेगा, कौन सी वर्ण व्यवस्था रहेगी, कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। राजा लोग क्यों टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं? राजा लोग क्यों टैक्स कलेक्ट करते हैं? शुरुआत में यदि आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हो तो जो लोग थे, लोगों को सिर्फ एक काम था कि हमें लाइफ काटना है अपनी। लोगों को पहले कंफर्ट नहीं चाहिए था, लोगों को पहले चाहिए था प्रोटेक्शन, जान बचनी चाहिए। और जान बचाने के लिए वो किसी भी एम्पायर में जाकर अपनी शरण ले लेते थे। राजा को बोलते थे काम क्या है वो बताओ, वो काम करते थे और राजा बदले में उनको प्रोटेक्ट करता था, उनको गारंटी देता था कि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। और जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते थे उनकी प्रॉपर्टी पर और उनकी वेल्थ पर टैक्स लगाने के लिए पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता था। दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। मतलब पुराने जो मीनिंग थे वही थे। अब जो मॉडर्न डेफिनेशंस है वो चेंज है स्टैटिस्टिक्स की। कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्यूमरेशन ऑफ द डेटा, कंपैरेबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी थोड़ी देर में आएंगी। अभी तो अपन ट्रैक कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को कि स्टैटिस्टिक्स आया कहां से था, ठीक है ना। बेसिकली इंडिया की बात की जाए तो देखो आपके पास एक मैंने एग्जांपल ढूंढ के लाया हूं, चंद्रगुप्त मौर्य, जो 324 बीसी से लेकर 300 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट तक रहे थे। इनका भी यदि अपन एम्पायर देखें, उनका जो रीजन रहा था, उनका जो कार्यकाल रहा था, उसमें भी आप स्टैटिस्टिक्स को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ऑफिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स उनके काल में एग्जिस्टिंग था। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते थे, ऑफिशियल वर्क होते थे, उनका पूरा रिकॉर्ड मिला था उनके टाइम पे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। और फिर कुछ एविडेंस और चीजें मिले, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र थे, उसमें बेसिकली आपको क्या मिला, बर्थ रेट मिली, और क्या मिला आपका, डेथ रेट मिला, कि उनमें कितने बर्थ हो रहे थे उसका रजिस्ट्रेशन मिला, कि कितने लोगों का जन्म हुआ है, और डेथ का ये प्रॉपर रिकॉर्ड उन्होंने बना के रखा था कौटिल्य ने अपनी बुक, जो कि क्या थी, अर्थशास्त्र। बेसिकली नाम उसका अर्थशास्त्र था, लेकिन उसमें अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ये बात सही है। जिन लोगों को बारे यदि पता है किसी को ये सब अर्थशास्त्र के बारे में, इस बुक का नाम था सिर्फ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, बट इसमें इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना। इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होता है वो था इसमें, ठीक है ना। बाद में क्योंकि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बदल दी गई है, इसलिए उन्होंने तो अपने हिसाब से इसको अर्थशास्त्र समझा, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बदल गई। इसके बाद और भी चीजें रही, जैसे कि ये देखो आप, टोडरमल था, इन्होंने पूरे लैंड्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा था। ये मिनिस्टर थे अकबर के टाइम पर, है ना। और एक आईन अकबरी एक बुक थी, वो भी मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, आईन अकबरी, जो कि किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के ये 9वें रत्न थे, इन्होंने ये बुक्स लिखी हुई थी, और यहाँ से पूरा स्टेटिस्टिक्स का हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो रहेगा, और भी ये थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में है, ये बर्नौली, और उसके बाद बेस थ्योरम थी एक बार, गॉस लॉ, ये सारी चीजें जो साइंस के लोग जानते होंगे, गॉस लॉ, है ना, बर्नौली लॉ, बहुत सारी चीजें हैं जिनको भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर रखा गया था। इसके बाद बेसिकली गेम चालू हुए, प्रोबेबिलिटी वाले गेम्स चालू हुए। हारने की क्या संभावना है, जीतने की क्या संभावना है, गेम्बलिंग वाले गेम चालू हुए। गेम्बलिंग वाले जब चालू हुए तो वहां से प्रोबेबिलिटी चालू हुई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। तो वहां से स्टैटिस्टिक्स ने थोड़ा और जोर पकड़ा सब्जेक्ट ने, और वहां से प्रोबेबिलिटी चालू हुई, है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस फेंकना, डाइस के बाद फिर गेम सिक्का फेंकना, और उसके बाद नंबर ऑफ थिंग्स, कार्ड्स में भी हुआ 1/52, 4/52 प्रोबेबिलिटी, है ना।
क्या बोलते, इक्का आने की क्या संभावना है, बादशाह आने की क्या संभावना है, 4/12 4/12 ऐसे करके यूज किया जाता था। ब्लैक कलर के आने की संभावना है, रेड कलर की क्या संभावना। तो गैम्बलिंग से ये पूरी प्रोबेबिलिटी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बुक लिखी होगी, प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट से लिखी है, प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट, या फिर एक और बुक है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ थ्योरी ऑफ गेम। ये सारी बुक्स आप देख रहे हो, थ्योरी ऑफ गेम ऑफ चांस, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें कहां से शुरू हुई, गैम्बलिंग से शुरू हुई, और वहां से फिर ये बुक्स को लिखा गया, और वहां से सब्जेक्ट ने थोड़ा सा स्पीड पकड़ी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। देन इसके बाद बहुत सारी बुक्स आई हैं, ये सारी मैंने लिख के रखी हैं, आप इनको पढ़ लेना। हालांकि इतना सब आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये तो एक बैकग्राउंड है कि स्टैटिस्टिक्स आया कहां से। अब आते हैं बेसिक डेफिनेशन, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन हमारी दी गई है, जिसको एलैबोरेट भी करके हम बताएंगे पूरा, जो कि होरास सेक्रेस्ट, ये हमारे प्रोफेसर्स रहे हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइन एज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखिए हर एक वर्ड को फोकस करके रखना, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पहला, और यहां पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। नाउ यदि अपन बात करें, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कंप्लीटली नंबर्स। यदि आप क्वालिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्वालिटेटिव लाइक our characteristics, our beauty, our speaking sense, है ना, our attitude, इन सब को हम स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यदि रिकॉर्ड करना है तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से कहा कि भाई यदि इस आदमी का बिहेवियर है, आप नाप के बताओ, तो आपको एक मीटर दे दिया, यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो 5 दे दें, थोड़े कम है तो 4 दे दें, सेटिस्फाइड नहीं है तो 3 दे दें, बिल्कुल से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 1 दे दें, और ये 2 दे दें। तो आपको एक मेजर स्केल दे दिया गया कि यदि आपको किसी की सेटिस्फेक्शन नापना है तो 1 से लेके 5 तक मेजर कर दो। तो अल्टीमेटली हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यदि किसी भी क्वालिटेटिव थिंग्स को यदि आपको मेजर करना है तो अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव में ही आना पड़ेगा आपको। सो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आ गया कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, वो भी फैक्ट्स काय में, नंबर्स में। आप यदि जो भी फैक्ट्स कर रहे हैं उनको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। दूसरा, अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंडेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। दूसरा आपका ये लिखा हुआ है, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। कोई भी फैक्ट, कोई भी थिंग जो है, या फिर एक्स है, एक्स और वाई का मैं एग्जांपल लेता हूं, एक्स शुड बी अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स, वाई शुड बी अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स, एंड एक्स शुड बी कंपेयर विद द वाई। कंपेरेबल होना चाहिए डेटा, मैंने शुरुआत में ही आपको ये बात बोली है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ईच एंड एवरी डेटा शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स। If any things which are in the form of qualitative character, you have to convert in the numbers. Then it will be called as the statistics. Next, enumerated. Enumerated means, मैंने अभी अभी आपसे बोला, कोई बोल रहा था enumerated, कोई बोल रहा था अभी आप लोगों में से कोई, enumerated का मतलब, चलिए कोई बात नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, आपने बाजू का बोल दिया, ठीक है, मुझे लगा कि कुछ अलग से आप बता रहे हैं। तो इन्यूमरेटेड मींस, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जब आप 140 करोड़ लोगों के बारे में यदि जानना हो, इंडिया के बारे में जानना हो, तो क्या आप एक दिन बैठोगे और 140 करोड़ लोगों से पूछोगे कि कैसा है भारत? नहीं पूछोगे ना। यू विल टॉक टू 2 to 3 पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट। आपके जितने भी राज्य हैं उनमें से आप हर एक 2-3 लोगों को पकड़ोगे और उनमें से पूछोगे कि इंडिया कैसा है, ठीक है ना, और आप उनमें से ही उनके जवाब के अकॉर्डिंग आप इंडिया के बारे में अपनी राय बना लोगे। सपोज यू आर द फॉरेनर और आप आए इंडिया, आपने हर एक स्टेट में गए, 2-2 4-4 लोगों से बात करी, सबने कहा बहुत अच्छा है, तो आपकी राय क्या बन जाएगी? बहुत अच्छा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इन्यूमरेटेड। इन्यूमरेटेड का मतलब है कि यू आर नॉट taking the whole number but you are taking the estimation from the samples। जब आप सैंपल इकट्ठा करते हो तो सैंपल में से ही
हम एक एस्टिमेशन तैयार करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि ये मेरी फाइंडिंग्स हो सकती है। फाइंडिंग मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका ऑब्जेक्टिव मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। लेट्स से आपका टारगेट था आज आपका टारगेट था कि आपको इस क्लास की एवरेज हाइट पता करना है, एवरेज हाइट। तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, क्या उद्देश्य से आए हो आप, हाइट मेजर करना है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सारे लोगों को लाइन से खड़ा करो, हाइट मेजर करो और उनका एवरेज निकाल दो। दूसरा ऑप्शन है कि जैसे हर टेबल पे दो लोग बैठे हैं तो उनमें से दो में से किसी एक एक को ले लिया आपने, एक एक को ले लिया, ठीक है ना। तो यदि आप सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हो दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसस, ठीक है ना, सेंसस। लेकिन याद यदि आप हर एक दूसरे चेयर पे से हर एक दूसरे व्यक्ति को ले रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ सैंपलिंग। लेकिन सैंपलिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है रैंडम सैंपलिंग, 30 में से आपकी मर्जी किसी 5 को आपने रैंडमली उठा लिया, लेकिन पता चला अनफॉर्चुनेटली सब बड़े बड़े हाइट के आपने पकड़ लिए रैंडमली, तो एवरेज हाइट गलत निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। या फिर आप शॉर्ट हाइट के आपने गलती से आ गए आपके पास, तो आपका जो एवरेज है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो रैंडम सैंपलिंग में ये खतरा रहता है कि एवरेज बिगड़ने का चांस ज्यादा है। फिर मैंने अभी आपको बताया सिस्टमैटिक रैंडम। सिस्टमैटिक रैंडम में क्या हुआ कि मैंने एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया कि हर एक बेंच से मैं कितने लोगों को सिलेक्ट करूंगा, एक एक लोगों को सिलेक्ट करूंगा, और हर एक बेंच पे दो दो लोग बैठे हुए हैं और टोटल आपके पास 30 लोग हैं। तो मेरे पास कितने लोग सिलेक्ट होके आ जाएंगे, 15 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आए, और सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी तो सेंसस में ही है, ठीक है ना। CENSUS, सेंसस। सेंसस में मतलब ये मेरी 100% गारंटी है कि सही एवरेज आएगा। लेकिन ये तो छोटी सी बात हो गई, छोटी सी क्लास है। पूरी यूनिवर्सिटी का निकालना हो तो वेरी डिफिकल्ट। पूरी यूनिवर्सिटी का यदि आपको एवरेज हाइट निकालना हो तो ये डिफिकल्ट पड़ेगा। इसलिए आप सैंपलिंग की तरफ जोर देते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज द इन्यूमरेशंस और द एस्टिमेशन ऑफ द डेटा। एस्टिमेशन आप लगाते हैं। दूसरा, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द एक्यूरेसी। आप एक एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस। आपकी जो एक्यूरेसी होती है 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे यदि आपने पढ़ी हो तो बेटर है, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं है। सोशल साइंस में हमेशा यदि आप 100% एक्यूरेसी की बात करें तो हमेशा 5% गलती की संभावना मानी ही जाती है। 95% एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन 5% इज द रिजेक्शन केस। 5% हम मान के चलते हैं कि ऊपर नीचे गलती होगी ही। लिटरेचर की बात की जाए तो 100% में से 10% संभावना होती है गलती एक्सेप्ट कर ली जाती है। लेकिन यदि मेडिकल फील्ड की बात की जाए या साइंस की बात की जाए तो आउट ऑफ द 100 ओनली 1% इज रिजेक्शन केस, 99% आपका सही होना चाहिए। इसीलिए आपने डेटॉल की एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा 99% कीटाणु मरने की संभावना है, 1% छोड़ दिया जाता है। सो 0.1 मीन्स यदि 100% की बात की जाए तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये अब कहा जाता है 1, और 1 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.01, ठीक है ना, यही रहता है ना आपका। सो दैट्स व्हाई साइंस कहता है 99% आपका चांस रहेगा कि आपके कीटाणु मर जाएंगे, 1% वो खुद छोड़ के चलते हैं। क्यों छोड़ते हैं साइंस? क्योंकि कहता है कि 1% गलती की संभावना बनी रहती है। अब आप इमेजिन करके देखो, आपने कोई मेडिसिन बनाई सिर दर्द की, ठीक है, और उसमें 90% सब कुछ सही रहे और 10% बिगड़ जाए, तो आदमी का सिर दर्द तो ठीक है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, और बिगड़ ना जाए। इसलिए मेडिकल फील्ड में आप रॉकेट, आप देखो ना, चंद्रयान भेजना है अपन को, तो उसमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए आपको? 100% चाहिए, बिल्कुल 100% चाहिए।
लेकिन फिर भी साइंस कहता है चलो 0.1% हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और वहीं पर मिस्टेक हो जाती है और वहीं पर हम फेलियर हो जाते हैं। दैट्स वाई जो साइंस का सेक्शन होता है, साइंस का सेक्शन, वहां पर गलती आपको करना ही नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में है डॉक्टर साहब, सर्जरी कर रहे हैं, सो व्हाट इज द चांस, गलती की चांस है? बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकती। यदि गलती गलती हो गई, गलती से भी गलती हो गई, निपट गया आदमी। आप हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, है ना, हार्ट रुक जाए आपकी गलती से, कहीं के कहीं कुछ कट जाए गलती से, तो एक जान चली जाएगी नहीं। तो मेडिकल में, साइंस में 1% इज एक्सेप्टेंस, सॉरी, जो गलती की मार्जिन ऑफ एरर है, जिसको मार्जिन ऑफ एरर, ये जो मैंने साइड लिखा हुआ है, ये जो सर्किल किए हुए हैं, ये मार्जिन ऑफ एरर कहलाते हैं। लिटरेचर वगैरह में 10% एक्सेप्ट किया जाता है, आपकी साइंस, सोशल साइंस में, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट हो गया, इन सब में 5% एक्सेप्टेड रहता है। कोई भी थ्योरी बनाई जाए तो 5% चल जाता है। लेकिन साइंस में 99% सही होना चाहिए, 1% ऑफ मार्जिन ऑफ एरर चल जाता है। सो दैट इज द मीनिंग। यहां पर आपको लिखा होगा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। कितना परसेंट एक्यूरेसी होना है हमारे को, कितना परसेंट एक्यूरेसी होना है, बिकॉज वी आर फ्रॉम द सोशल साइंस, हमको कितना 95% करेक्ट होना है किसी थ्योरी पे, ठीक है ना। एंड कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब आपको देखो, जो भी आप डेटा कलेक्शन करोगे वो एक सिस्टमैटिक मैनर से होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें सागर यूनिवर्सिटी में पता करना है कि एवरेज हाइट कितनी है, ठीक है ना। तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी थोड़ी चले जाओगे, सागर यूनिवर्सिटी ही आओगे ना। तो आपको प्रॉपर क्लियर कट होना चाहिए कि आपका डेटा कलेक्ट कहां से करना है। जैसे तो ये सारा जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इनमरेटेड, ये सारा कुछ आगे लिखा हुआ है स्लाइड्स में, मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। कलेक्शन इन द सिस्टमैटिक मैनर मैंने भी आपको समझाया। कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइन मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है आपको उसी टारगेट पॉपुलेशन पर जाना चाहिए, यहां भटकने की जरूरत नहीं है। कंपेरेबल, आपका डेटा डेफिनेटली कंपेरेबल होना चाहिए। यदि आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इस डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का डेटा दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेरेबल होना चाहिए। यदि कोई चीज कंपेरेबल नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आती है। क्लियर? चलिए आगे है इसके बाद स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का यूज कहां कहां पर होता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि स्टेटस प्लानिंग में भी यूज होता है, स्टेटस इन द स्टेट, स्टेट में तो ऑब्वियसली होता ही है, हमारे स्टेट में क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या पॉपुलेशन है, क्या एजुकेशन है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन द स्टेट इज कॉल्ड एज द स्टैटिस्टिक्स। देन इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में बेसिक जो वर्ड आपने ये सुने होंगे, डिमांड एंड सप्लाई तो सुना ही होगा, कुछ नहीं सुना होगा तो ये चीज सुनाई होगी। तो हम पहले से डिमांड का डेटा इकट्ठा करते हैं कि मान लीजिए बरसात चल रही है, आप सागर के व्यापारी हैं, तो पिछले साल के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके 2000 रेनकोट बिक गए थे पिछले साल, तो आपके माइंड में एक पिक्चर चलेगी ना कि यार पिछले साल 2000 रेनकोट बिक गए थे, तो इस साल भी कितने बिकने की संभावना है, 2000 बिकने की संभावना बनी है। सो दैट नंबर इकोनॉमिक्स में काम आएंगे कि इस साल कितनी डिमांड आएगी। और यदि आपने डिमांड को पता कर लिया कि मेरे पास 2000 अम्ब्रेला या फिर 2000 रेनकोट की डिमांड आ सकती है, उसी हिसाब से आप 2000 रेनकोट अपनी दुकान में पहले से रख लोगे, सप्लाई करना चालू कर दोगे या फिर उसका स्टॉक बना के रख लोगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द इकोनॉमिक्स एज वेल। डिमांड एंड सप्लाई के अलावा कंज्यूमर परसेप्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, नेशनल इनकम वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और बिजनेस तो हम पढ़ ही रहे हैं और उसी में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। कैसे स्टैटिस्टिक्स हमारे बिजनेस में काम आएगा, दैट इज अनदर स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में कैसे काम आती है स्टैटिस्टिक्स, बताइए अकाउंटेंसी में कैसे आती होगी। जब भी हम बात करते हैं ना कि हमारे दो तरीके के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर, तो ये लोग भी हर एक कंपनी का डेटा तैयार करते हैं कि ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल चल रही है पिछले 3-4 साल से,
दूसरी कंपनी किस सेक्टर में चल रही है, किस सेक्टर में ये ग्रोथ कर रही है, किस सेक्टर में ये डिक्लाइन जा रही है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कंपनीज के बारे में, उनकी अकाउंटिंग के बारे में, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोप है आपका। लास्ट है आपका फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मतलब ऑब्वियसली ऑल द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द साइंस, फिजिकल साइंस, वहां पर तो स्टैटिस्टिक्स का बड़ा ही रोल है। जब आप किसी केमिकल्स की मॉडलिंग करते होंगे, केमिकल्स की माइक्रोस्कोपिंग करते होंगे, किसी केमिकल की या फिर किसी जो सॉलिड स्टेट है उसकी कितनी डिसॉल्बिलिटी है या नहीं है, कोई दवाई आप बना रहे हो तो डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी पेट में जाके कि नहीं होगी, फार्मा वालों को बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये सारी चीजें, डिसॉल्बिलिटी चेक की जाती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है केमिकल का, ये सब सारी चीजें आप लोग जो लोग जानते हो, केमिस्ट्री वगैरह वाले होंगे, एमएससी वाले हैं कोई?